गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बार फिर से अडानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप हमें यहाँ पे देखने को मिला है। दरअसल में ये जो आरोप है ये एलआईसी के ऊपर ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो थोड़ा मैं इस मुद्दे को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल में दोस्तों, द वाशिंगटन पोस्ट के अंदर उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करी, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सामने आया कि एलआईसी ने ना बहुत सारा पैसा अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया। कितना पैसा? लगभग 33,000 करोड़। अब ये पैसा एलआईसी के पास कैसे आया? अरे भाई, हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, नहीं करते? आप में से भी काफी सारे लोगों ने इंश्योरेंस ले रखी होगी एलआईसी से, तो आप लोग कुछ कुछ पेमेंट करते होंगे, प्रीमियम जो आपको पे करना पड़ता है इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। वही तो पैसा है एलआईसी के पास। एलआईसी आगे उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो एलआईसी ने 33,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया। अब सवाल आता है कि क्यों इन्वेस्ट किया। देखो, एक्चुअल में अगर आप इसकी टाइमिंग देखो ना कि कब ये 33,000 करोड़ पे इन्वेस्ट किया गया, तो आपको रियलाइज होगा कि जब अडानी ग्रुप के ऊपर यूएसए में चार्जेस चल रहे थे रिगार्डिंग करप्शन, कि यहाँ पे इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए की घूस दी है इन ऑर्डर टू गेट सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट। इसको करप्शन माना जाता है। तो अडानी ग्रुप के ऊपर जब ये करप्शन के चार्जेस चल रहे थे, उसी टाइम के ऊपर एलआईसी ने ये पैसा इन्वेस्ट किया। एंड वाशिंगटन पोस्ट ने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने रखे हैं, जिससे ये सामने आ रहा है कि एलआईसी ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के कहने के ऊपर ये पैसा अडानी ग्रुप में डाला। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। बेसिकली सरकार के कहने के ऊपर एलआईसी ने पैसा अडानी ग्रुप में डाला। ऐसा यहाँ पे एलिगेशन लगा है एलआईसी के ऊपर। क्वेश्चन ये आता है कि सर, एलआईसी ने जो पैसा डाला अडानी ग्रुप के अंदर, इससे एलआईसी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आंसर इज बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जैसे ही एलआईसी ग्रुप ने पैसा डाला, उस टाइम ना अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे। उस गिरते हुए के अंदर इन्होंने पैसा डाला। तो यहाँ पे जब पैसा डालोगे तो अभी तो और गिरना बाकी है। तो एलआईसी को काफी भारी नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करने से। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ये इन्वेस्ट किया गया। देखो, एलआईसी ग्रुप का ये कहना है यहाँ पे कि पहली बात तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का कोई रोल नहीं है कि कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर पैसों के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पे पैसा जो भी है वो यहाँ पे डाला गया है। हालांकि जो एलिगेशन है वो ये है कि अडानी ग्रुप के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था क्योंकि करप्शन के चार्जेस थे। तो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए एलआईसी के जो पैसा था वो यहाँ पर डाला गया। अब देखते हैं, देखो आने वाले समय के अंदर जो मांग उठी है वो यही उठी है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पीएसी के माध्यम से पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर कि क्या लोगों का जो पैसा था, जो लोगों का हार्ड अर्न पैसा था, जो उन्होंने प्रीमियम के फॉर्म में एलआईसी को दिया, कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा यहाँ पे अडानी ग्रुप को फायदा देने के अंदर। तो ये यहाँ पे आज के समय यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 26 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, आज तो संडे है, संडे के दिन कैसे हम पीबीएनडी डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इसका रीजन यही है कि पिछले वीक के अंदर जब दिवाली थी तो बीच में एक दिन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो उसी की जगह के ऊपर हम आज यहाँ पे संडे को भी डिस्कशन कर रहे हैं। राइट। बाकी दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी टीम की तरफ से जो दिवाली के मौके के ऊपर बहुत भारी छूट हमारे अलग अलग कोर्सेज पे देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली हमारे जितने भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी कोर्सेज हैं, उन सब के ऊपर आपको अप टू 70% ऑफ देखने को मिल जाएगा। अगर आप 2 ईयर कोर्स लेना चाहते हैं तो संकल्प और पिनिकल ले सकते हैं। उसी तरह से 1 ईयर कोर्स में आपको प्रहार और टाइटन बैच देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे हमारे पास 3 ईयर फाउंडेशन या फिर आप 2+1 ईयर के प्रोग्राम के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्रारंभ 2028 बैच उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है वो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है। देखो, अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, पॉवर्टी आप सब लोग समझते होंगे, गरीबी, है ना। एक टाइम होता था जब हम पॉवर्टी को ना यूनी डायमेंशनल के फॉर्म में समझते थे। यूनी डायमेंशनल का मतलब क्या? सिंगल डायमेंशन। यानी कि सिंगल डायमेंशन कौन सी? पैसा। पहले हम बोलते थे कि किसी के पास पैसा है तो वो गरीब नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब है। पर समय के साथ ही डेफिनेशन में बदलाव आया एंड अब हम पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के अंदर समझने लग गए हैं।
मल्टी डायमेंशनल मतलब कि सिर्फ पैसों के कॉन्टेक्स्ट मत सोचो, और भी अलग अलग डायमेंशन में सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के पास अच्छी सेहत नहीं है तो वो भी गरीब हुआ। अगर किसी इंसान के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो वो भी गरीब हुआ। अगर किसी इंसान के पास बेसिक स्टैंड ऑफ लिविंग, एक जीने का बेसिक स्तर भी नहीं है, तो वो भी इंसान गरीब हुआ। तो हमने पैसे के बियॉन्ड जाके मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर हम पॉवर्टी को मेजर करना हमने स्टार्ट कर दिया, और इसी का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब सवाल ये आता है कि हम क्या क्या देखते हैं। देखो, आपको ध्यान रखना है कि आपके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टोटल 3 डायमेंशंस हैं। पहली डायमेंशन है हेल्थ की, दूसरी डायमेंशन है एजुकेशन की, तीसरी है स्टैंड ऑफ लिविंग की। एंड इन 3 डायमेंशन के अंदर टोटल 10 इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी आपके 2 इंडिकेटर्स हो गए। एजुकेशन के अंदर आपको 2 इंडिकेटर्स हैं, ईयर इन स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। देखो, इसको 4 मत समझना, मैं आगे इसका मीनिंग समझाऊंगा जो आगे लिखा हुआ है। एजुकेशन में 2 ही इंडिकेटर्स हैं, ईयर इन स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। एंड उसी तरह से अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो यहाँ पर आपको टोटल 6 इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। कुकिंग फ्यूल, कि क्या वहाँ पे अपना जो खाना बनाने का जो फ्यूल है, क्या वहाँ सिलेंडर और एलपीजी का इस्तेमाल होता है, या अभी भी आप लकड़ी के ऊपर ही निर्भर हैं। वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन हेल्थ अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, स्वच्छता वगैरह है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी सेफली अवेलेबल है। बिजली है या नहीं है, हाउसिंग एसेट्स, इनके बेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है। तो ये टोटल 10 इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंडिकेटर कितने हैं, टोटल 10 ही हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर ये क्या साइड में लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एंड हेड काउंट रेशो। देखो, होता पता क्या है, ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। हेड काउंट रेशो का मतलब होता है कितने लोग गरीब हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी डेप्थ की बात करती है। कहने का मतलब, देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, हो सकता है ना 2 लोग हों। अब इस इंसान को हो सकता है, मतलब ये इंसान गरीब है दोनों के दोनों गरीब ही, पर हो सकता है इस इंसान को थोड़ा बहुत खाना मिल जाता हो, थोड़ा बहुत इसके पास रहने के लिए भी बेसिक चीज़ें हों, ठीक है? कि मतलब हालत खराब है, पर उतनी भी खराब नहीं है। हो सकता है इस इंसान के पास, भाई इसके पास खाने के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बिल्कुल फुटपाथ पे इसको सोना पड़ रहा है क्योंकि घर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसके पास। है दोनों के दोनों गरीब, पर आप अंडरस्टैंड करो कि गरीब भी एक तरह के नहीं होते, गरीबों में भी अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी हमें डेप्थ की बात बताती है कि जो इंसान गरीब है वो कितने ज्यादा या कितने कम गरीब है। तो ये इंसान गरीब है, ये भी गरीब है, पर ये थोड़ा सा कम गरीब है एज कंपेयर टू दिस पर्सन। तो उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। हेड काउंट रेशो होता है नंबर ऑफ पुअर। तो एक्चुअली पता क्या होता है, इन 10 इंडिकेटर्स के माध्यम से हम इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी भी निकाल सकते हैं और हेड काउंट रेशो भी। फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 10 इंडिकेटर होते हैं। डिटेल में क्यों डिस्कस किया इतना, क्योंकि भाई ऑलरेडी इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है एंड मेंस के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो दैट इज वाई फॉर बोथ पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स एंड मेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, बात तो समझ आई कि कैसे इसको निकालते हैं। अब इस बार का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे निकाल दिया गया है। कौन निकालता है इसको, देखो एक तो है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, और साथ साथ आपका ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंतर्गत ये आता है। तो इस तरह से 10 डायमेंशंस के ऊपर यहाँ पे अलग अलग देशों को रेट किया जाता है। ये पहली बार 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड हमने डिस्कस किया कि कैसे इसको मेजर करते हैं। वो लोग अगर कम से कम 1/3 वेटेड इंडिकेटर्स के अंदर यहाँ पे डिप्राइव होते हैं तो उनको हम मल्टी डायमेंशनल पुअर बोलते हैं। बेसिकली पता क्या है, इनकी ना वेटेज दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, हेल्थ की वेटेज है 1/3, एजुकेशन की वेटेज है 1/3, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वेटेज है 1/3। तीनों को कंबाइन करोगे तो टोटल 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी वेटेज है। एंड उसी तरह से अगर हम बात करें, इन इंडिकेटर की भी वेटेज है। जैसे न्यूट्रिशन की वेटेज है 1/6 और चाइल्ड मोर्टेलिटी की वेटेज है 1/6। 1/6 और 1/6 ऐड करोगे तो 1/3 बन जाता है। उसी तरह से ईयर इन स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, इनकी भी वेटेज 1/6 ही है। इन दोनों को ऐड करोगे तो वो भी 1/3 बन जाएगा। पर यहाँ पर क्योंकि 6 इंडिकेटर है ना, इनकी इंडिविजुअल वेटेज 118 होती है। छयों को मतलब 6 बार 118 ऐड करोगे तो आपका 1/3 बन जाएगा। तो इनकी वेटेज इस तरह से यहाँ पे गिवन हमें देखने को मिल जाएंगी। ध्यान में रखिएगा कि जो मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वहां पे गरीबी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस बार में ना एक चीज जो खास हुई है 2025 के एडिशन के अंदर, वो ये है कि पहली बार हमने इनके साथ साथ
आप एक क्लाइमेट हैजार्ड को भी साथ में मैप करने की कोशिश करी है कि फॉर एग्जांपल किसी जगह हाई हीट है, ड्रॉट है, फ्लड्स है, एयर पोल्यूशन है। तो हमने ये देखने की कोशिश करी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है या यहाँ पर सूखा बहुत पड़ता है, तो क्या वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा तो नहीं है? तो हमने इनका लिंकेज भी यहाँ पे निकालने की कोशिश करी है। तो इस वजह से इस बार का जो आपका आप कह सकते हो कि डिज़ास्टर के साथ हमने इसको यहाँ पे मैप करने की कोशिश करी है इस बार के इंडेक्स में। तो क्या रिज़ल्ट आया है सर इस बार के इंडेक्स का? देखो इस बार के अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1.1 बिलियन पीपल एक्यूट मल्टीनेशनल पॉवर्टी में रहते हैं। देखो आप में से कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि सर दुनिया की पॉपुलेशन तो 6.3 बिलियन नहीं है, ये तो पॉपुलेशन और भी ज़्यादा हो चुकी है। देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, यहाँ सब देशों को नहीं नापा जाता, क्योंकि अगर कोई देश है जिनमें काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, जो काफ़ी अमीर देश हैं, तो उनमें मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज़ व्हाई वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द कंट्रीज़। इसीलिए जो हमने असेस किया है ना, वो 6.3 बिलियन पीपल को हमने यहाँ पे असेस किया है। उसमें से 1.1 बिलियन पीपल जो हैं, वो मल्टीनेशनल पुअर आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो मैं आपको कह रहा था कि कहीं न कहीं इनमें से 887 मिलियन पीपल जो हैं, वहाँ पर कोई ना कोई तरह का हैज़ार्ड है। बेसिकली गरीबी का लिंकेज आपके ड्रॉट, फ्लड्स, ये जो आपका हाई हीट, एयर पोल्यूशन, इसके साथ लिंक किया गया। तो ज़्यादातर लोग जो गरीब है ना, वहाँ पर देखा गया कि या तो वहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, या वहाँ पे सूखा बहुत पड़ता है, या गर्मी बहुत ज़्यादा है, या एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। समझ पाए इस बात को? बाकी अगर हम बात करें तो एडल्ट में पॉवर्टी रेट है 13.5%, पर अगर हम बात करें बच्चों में ये 27.8% है। तो बच्चे के अंदर जो परसेंटेज है ना, वो डबल के आसपास आपको देखने को मिलता है एडल्ट के मामले में। तो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब हमें देखने को मिलते हैं एडल्ट के कंपैरिजन में। बाकी इसके अलावा रूरल अर्बन डिवाइड भी हमें देखने को मिलेगा। देखो ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं ना, वो गाँव के अंदर देखने को मिलते हैं। लगभग 83.5% जो गरीब लोग हैं, वो रूरल एरियाज़ के अंदर हैं। वैसे अगर हम बात करें तो 55% लोग गाँव में रहते हैं, पर गरीबों में अगर हम बात करें तो 83% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं। तो गाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कत आज के समय हमें देखने को मिल रही है। ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें 90% जो पुअर लोग हैं वो लो या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज़ में यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि आप देखो यार हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ में या जिनमें एचडीआई वैल्यू अच्छी खासी है, उनमें कम ही गरीब होंगे। समझे इस बात को? बाकी इसके अलावा सब सहारन अफ्रीका में और साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा गरीब हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत ने अच्छा काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के अंदर जो 2005-6 में मल्टीनेशनल पॉवर्टी थी वो 55.1% थी। ये कम होके अब 16.4% आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 41 करोड़ लोगों को हमने यहाँ पे गरीबी से बाहर निकाला है 2005-6 से लेके 2019 से 21 के बीच में। तो ये बहुत ही शानदार, मतलब हमने 41 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो 18% लोग इस तरह के हैं जो कहीं न कहीं मल्टीनेशनल पॉवर्टी के साथ इम्पैक्टेड हैं, ठीक है? उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको डेप्रिवेशंस आपको देखने को मिल जाती है इसके अलावा भी, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें दुनिया भर में तो 97 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कुकिंग फ्यूल की प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर हाउसिंग वाले का नंबर आप देख सकते हो 878 मिलियन। ये दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। पुअर सैनिटेशन 830 मिलियन। ये नंबर आपको उतना ध्यान में नहीं रखने, बस आपको मैंने यहाँ पे बताने के लिए ये मेंशन कर दिए हैं, बट अदरवाइज आपको बाकी जो चीज़ें थी ना ये डेफिनेटली पता होनी चाहिए। खासकर ये जो मैंने डिस्कशन किया ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एंड आगे भी यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, देखो इसके अलावा ना हमारे पास एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है, जिसको हम लोग नेशनल एमपीआई के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है कि ये क्या है? देखो जिस तरह से यूएनडीपी और ओपीएचआई ने क्या किया, उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला, उसी तरह से नीति आयोग ने अपनी-अपनी स्टेट्स के लिए क्या निकाल दिया? उन्होंने नेशनल एमपीआई निकाल दिया। समझे इस बात को? तो इसमें और एमपीआई में फ़र्क क्या है? देखो पहली बात तो ये कि हमारे राज्यों के लिए हम निकाल सकते हैं और फ़र्क पता क्या है? इसमें 2 चीज़ें ऐड हो गई हैं। ध्यान से समझना, इंडिकेटर देखो 3 ही है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इंडिकेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं है और उनके वेटेज भी 1/3, 1/3, 1/3 ही है। फ़र्क जगह आया जो यहाँ पे आया कि हेल्थ के अंदर एक तो हमने मैटरनल हेल्थ को जोड़ दिया और उसके अलावा हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बैंक अकाउंट को जोड़ दिया। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार भारत में मैटरनल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड मान लो कोई इंसान जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम उसको भी गरीब ही कंसिडर करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये 2 एडिशनल
चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन करी हैं, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। थोड़ा सा वेटेज बदल गया है क्योंकि देखो अब इसमें 7 चीज़ें हो गई हैं, सो दैट इज़ वाई इनकी अकेले की वेटेज 121 हो गई है। तो 7 इंटू 1/21 करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। एंड मैटरनल हेल्थ आने की वजह से यहाँ पर थोड़ा वेटेज में हेल्थ में चेंजेस आए हैं, जैसे न्यूट्रिशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है 1/6 वेटेज के साथ, और चाइल्ड एंड अडोलसेंट मोर्टेलिटी को 1/12 और मैटरनल हेल्थ को 1/12। तो इस तरह से ये थोड़े चेंजेस हैं नेशनल एमपीआई के अंदर नीति आयोग के द्वारा जो किए गए हैं। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे ऊपर, जिसका नाम है जोड़े साहिब। देखो समझते हैं पहले कि इस वर्ड का मतलब क्या है। देखो जोड़े आप समझते हो, जोड़े का मतलब होता है, ये जोड़े पंजाबी का वर्ड है बेसिकली, जो पेयर होता है, एक पेयर मतलब एक ग्रुप, ठीक है। और साहिब जो होता है रिस्पेक्ट। इनफैक्ट ना जो हम लोग जूते पहनते हैं, ठीक है, जो चप्पलें हम पहनते हैं, ठीक है, उनको हम जोड़े बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना कि जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इनकी फैमिली ने ना बहुत लंबे समय से जो गुरुओं के बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी उनको स्टोर करके, उनको सेव करके रखा हुआ था, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोग जानते होंगे सिखिज्म के बारे में। जो सिखिज्म के फाउंडर जो माने जाते हैं, जो सिखिज्म के फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी, राइट। और सिखिज्म के जो 10th गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, राइट। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के जो इस तरह से जो उनके जोड़े थे, जोड़े मतलब जो मैं जूतों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके जो चप्पल, जो फुटवियर बेसिकली उनके थे, वो इनकी फैमिली ने प्रिजर्व करके रखे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के भी, और उनकी जो माता जी थी, माता मतलब उनकी नहीं, मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी और जो माता साहिब कौर जी, ये उनकी माता जी की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है, उनकी जो फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, कि गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी, ठीक है, इनके यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके जूते जो थे वो यहाँ पे प्रिजर्व करके यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे इनकी फैमिली ने। और ऐसा 300 साल से इन्होंने यहाँ पे लगभग ये प्रिजर्व करके रखे थे। तो अब क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हम इनको गुरुद्वारा कमेटी को यहाँ पे हम दे दें। सो दैट इज वाई अब यहाँ पे जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है गुरुद्वारा मोती बाग के अंदर, उनको यहाँ पे ये दिए गए हैं। अब क्या होगा, अब ये जो जोड़े हैं अब यहाँ पे ये जाएंगे कहाँ पे, ये पटना। पटना साहिब आप जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जन्म हुआ था वो आपके पटना साहिब के अंदर ही हुआ था। तो ये पूरी की पूरी इस तरह से दिल्ली से जो जर्नी होगी ऐसे यहाँ पे ट्रेवल करके, ठीक है, यहाँ पर फिर फाइनली इनके जो जोड़े हैं वो यहाँ पे रखे जाएंगे। यहाँ पे पटना साहिब के गुरुद्वारा के अंदर और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं गुरु गोविंद सिंह जी को जो बिलोंग करती हैं वो रखी गई हैं। इसके अलावा ये भी अब यहाँ पे उनको कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रखे जाएंगे तख्त श्री पटना साहिब के अंदर, राइट। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लो कि इनको हैंड ओवर किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को। तो गुरु गोबिंद सिंह जी और साथ साथ जो माता साहिब कौर जी का जो लेफ्ट फुट है और गुरु गोबिंद सिंह जी का जो राइट फुट है, उनके जो रेलिक्स है आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो यात्रा है ये 23 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है दिल्ली से, एंड इस तरह से ट्रेवल करते हुए 1 नवंबर को यहाँ पे पहुंचेगी। एंड प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे सबको बोला है कि आप लोग इस गुरु चरण यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट करिए, यहाँ पे दर्शन करिए यहाँ पे आपके, ठीक है। एंड इसी को हम यहाँ पे चरण सुहावे के नाम से भी यहाँ पे जान रहे हैं। ये जोड़े साहिब का मतलब क्या होता है, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर आईएनएस विक्रांत। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आप सब लोग ना एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में समझते होंगे, राइट। अब आज के समय अगर हम बात करें ना तो हमारे पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो है आपका आईएनएस विक्रमादित्य, राइट। आईएनएस विक्रमादित्य जो है ना वो बेसिकली रशिया के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। हमने यहाँ पे रशिया से इसको खरीदा है। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्षमता है, जैसे लगभग 30 एयरक्राफ्ट हम इसके ऊपर यहाँ पे इसकी एयरक्राफ्ट कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। बट हमने खुद भी अपना यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, आईएनएस विक्रांत। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, हमने भारत ने यहाँ पे खुद इसको डेवलप किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार की जो दिवाली थी वो भारत के नेवी पर्सनल के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करी आईएनएस विक्रांत के ऊपर। क्योंकि आप नोटिस करो कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उतना ज़्यादा देखो नेवी का रोल नहीं रहा, बट स्टिल नेवी भी बिल्कुल तैयार थी जहां पर भी ज़रूरत पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं हमने आयन ऑपरेशन सिंदूर को भी सेलिब्रेट किया और हमारे जो नेवी पर्सनल थे उनकी यहाँ पे जो उनकी बहादुरी है हमने उसको भी यहाँ पे सलाम किया। तो थोड़ा सा आईएनएस विक्रांत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो इंडिया का पहला होम बिल्ट, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। वैसे भारत का पहला आईएनएस विक्रमादित्य है, पर भारत की तरफ से जो बना है
जो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है, दैट इज आईएनएस विक्रांत। और इसके माध्यम से क्या होगा, भारत की जो नेवल पावर है डेफिनेटली बेहतर होगी, हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो और ज़्यादा शानदार होंगी। अब सवाल आता है कि नाम इसका आईएनएस विक्रांत क्यों रखा गया? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे आईएनएस विक्रांत बेसिकली एक ऐसा पुराना मतलब नेवल शिप था जिसने 61 से लेकर मतलब जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान वाला युद्ध था ना, उसमें बहुत शानदार रोल प्ले किया था। तो उसी के नाम के ऊपर हमने यहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रख दिया आईएनएस विक्रांत। ठीक है। हालांकि ये पहले भी देखो एचएमएस हरक्यूल्स के नाम से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जब आपका रॉयल नेवी के लिए इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, पर वर्ल्ड वॉर टू के बाद यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। तो ये जो अभी हमारे सामने आईएनएस विक्रांत है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आता है। इसको कमीशन किया गया था 2022 के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 सितंबर 2022 को इसको यहाँ पे कमीशन किया था। इसका साइज काफी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लफली आप देर नोटिस कर पाओगे, 262 मीटर ये लंबा है, 62 मीटर वाइड है, 59 मीटर टॉल आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 30 एयरक्राफ्ट को ये कैरी कर सकता है, जैसे मिग 29 के जेट्स हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गया, एंड 1600 क्रू मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। इसमें आपका हॉस्पिटल भी एक बनाया गया है, कंपार्टमेंट भी है, टैंकर के लिए फ्यूल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से 4 गैस टरबाइन से यहाँ पे पावर इसको मिलती है, एंड इसकी जो टॉप स्पीड है 28 नॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो भारत की आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम सेल्फ रिलायंट हो पाएं, एंड इसीलिए आईएनएस विक्रांत बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शौर्य वन। देखो हमारे यहाँ पे आपको रक्षा मंत्री देखने को मिलेंगे राजनाथ सिंह जी। इन्होंने जैसलमेर राजस्थान के अंदर शौर्य वन का इनॉग्रेशन किया। अब ये शौर्य वन है क्या? देखो जैसा नाम में है ना, शौर्य, शौर्य होता है बहादुरी को जो एक तरह से दर्शाए। तो हमारा एक म्यूजियम है यहाँ जैसलमेर राजस्थान के अंदर, जिसको हम लोग 1971 इंडो पाक वॉर म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। वहीं उसी म्यूजियम में हमने आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट हमने पे करने के लिए म्यूजियम बनाया है। वहीं पर आपको ये गार्डन बनता हुआ देखने को मिलेगा, दैट इज शौर्यवन। अब ये एक कैक्टी कम बोटेनिकल गार्डन है, बेसिकली कैक्टस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन में आपके अलग अलग तरह के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं, उनको साइंटिफिक पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, अवेयरनेस के लिए, टूरिज्म के लिए यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। बाकी बहुत सारी रेयर और इंडिजिनेट स्पीशीज जो होंगी वो यहाँ पर आपकी ग्रो करी जाएंगी। तो डेफिनेटली जैसलमेर राजस्थान के थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एक तरह से म्यूजियम के अंदर शौर्यवन यहाँ पे किया गया है, मतलब शौर्यवन को इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया है, वो हमारे भारत के आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे सेक्रीफाइस को सल्यूट करता है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका एक लाइट एंड साउंड शो भी होगा, जो भारत के सोल्जर्स की ब्रेवरी को दिखाएगा। एंड हमारे जो विजिटर्स होंगे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको देख के अपने जो हिस्टोरिक पेट्रोटिज्म है उनको अवेयरनेस होगी, हमारा टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट होगा, एंड ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक और जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज ओशन स्काई के बारे में। देखो थोड़ा सा मैं आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको ना कैनरी आइलैंड्स के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों ये जो कैनरी आइलैंड्स हैं ये आपको स्पेन में देखने को मिलेंगे। थोड़ा समझना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना ये यूरोप है, पहले ऊपर वाली साइड देखना, दिस इज पोर्टुगल, दिस इज स्पेन। ये वाला तो यूरोप वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पे आपको जिब्राल्टर आपको देखने को मिल जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब नीचे जो है वो अफ्रीका है, जैसे आपको यहाँ पे मोरक्को आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो जगह, ये है कैनरी आइलैंड्स। देखने में लगेगा कि ये अफ्रीका का पार्ट है, बट नो, ये आपका स्पेन का ही हिस्सा है। ये क्लोज है, ये बिल्कुल नजदीक है अफ्रीका के, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ध्यान रखना ये दरअसल में हिस्सा जो है वो स्पेन का ही है। ये नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कैनरी आइलैंड्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कैनरी आइलैंड्स, ठीक है ना। आपके वॉल्केनिक eruptions के माध्यम से ये फॉर्म हुए थे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड दीज आर पार्ट ऑफ स्पेन। अब ध्यान रखिएगा कि यहीं कैनरी आइलैंड्स में आपका एक गैंडो एयर बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया एक एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में। इसको होस्ट किया गया था स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा। अब ध्यान रखना, स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा ये किया गया, एंड इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन थे? स्पेन था, भारत था, यूएसए था, फ्रांस था, और काफ़ी सारे आपको यहाँ पे इसमें और यूरोपियन एलाइज आपको देखने को मिलेंगे। पर इंटरेस्टिंग बात पता क्या हुई? इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा देश जो नेटो का हिस्सा नहीं है उसने यहाँ पर एक्सरसाइज ओशन स्काई में पार्टिसिपेट किया। ये किसकी बात हो रही है? अरे इंडिया की बात हो रही है। इंडिया नेटो का हिस्सा नहीं है ना, बट इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट किया।
ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज के समय भारत के स्पेन के साथ कितने शानदार आपको रिश्ते यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नॉन नेटो कंट्री पार्टिसिपेट की है। इसीलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आप लोग जानते ही होंगे किस तरह के एक्सरसाइज का पर्पस यही होता है कि आपस में साथ में मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, किस तरह से हम यहाँ पे आपस में कॉपरेशन और बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे हमने यहाँ पे काम किया। सो दिस इज एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने जो कल होमवर्क दिया था उसकी अगर हम बात करें, एक था पीएम श्री स्कूल के बारे में। देखो पीएम श्री के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल अपने आप में करेक्ट हैं। यहाँ पे कोशिश यही है कि 14,500 जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं हम उसको यहाँ पे अपग्रेड करें, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव भी है, सो दैट इज वाइट इज करेक्ट। एफ की बात करें तो डेफिनेटली यस, ये स्टेप्स आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करता है, ये भी अपने आप में करेक्ट देखने को मिलेगा। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पब्लिश जो किया गया है इट इज़ बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।